आज हम बात करेंगे पवन के कार्य या पवन से निर्मित विभिन्न जो कलाकृतियां हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। कल की क्लास के अंतर्गत मैंने सारे के सारे दूसरे जो लैंडस्केप्स या फिर जो टोपोग्राफी जो बनती है उसके बारे में बताया था। उसी टॉपिक को हम आगे ले जाते हैं और आज हम सभी जो कलाकृतियां हैं उन कलाकृतियों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि किस प्रकार से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो कल तक की जो स्लाइड्स है उनको मैं चला देता हूं और सबसे पहले हम अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बातचीत करेंगे। रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं ये हमने बात कर ली है और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो अपरदन की जो प्रक्रिया चलती है वो किस प्रकार से चलती है उसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अपवाहन, अपघर्षण तथा सन्निकर्षण की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से अपर्दन का कार्य मरुस्थलीय क्षेत्रों में करती है। आगे बढ़ते हैं। पवन द्वारा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक जिसके अंतर्गत हमने पवन का वेग, धूल के कणों की मात्रा, स्वभाव, जिस चट्टान को काटा जा रहा है वह किस प्रकार की है, जलवायु वहां पर किस प्रकार की है, इस प्रकार से टेम्परेचर का वेरिएशन वहां पर चलता है। इसके अलावा जिस स्ट्रक्चर पर इरोजन का जो प्रोसेस चल रहा है यानी अपर्दन का जो कार्य चल रहा है वहां पर वनस्पति का आवरण किस प्रकार का है, ये भी काफी प्रकार से अपर्दन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी श्रेणी में सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लो आउट या ड्रेनेज बेसिन या अपवाहन गर्त के बारे में कि अपवाहन गर्त या डिफ्लेशन बेसिन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अपवाहन गर्त क्या होता है, तो धरातल पर बने वे तस्तरी नुमा यानी डिस्कस टाइप लैंडस्केप या टोपोग्राफी है इनका निर्माण हवा द्वारा धरातल के कोमल चट्टान, चूर्ण या रेत को उड़ा जाने से बनता है। किस प्रकार से बनता है कि जैसे जैसे हवा तेज गति से बढ़ती है तो हवा की दिशा में कुछ गड्ढे बन जाते हैं। उन गड्ढों को हम ड्रेनेज बेसिन या ब्लो आउट के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे इनका आकार और गहराई बढ़ती जाती है और एक स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने इस प्रकार से आता है। इस चित्र में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि पवन जो है इस प्रकार से चल रही है और उसके बीच में जहां से बीच बीच में जैसे कि झाड़ियां हैं, झाड़ियों के बीच बीच का जो भाग है वो रेत द्वारा उड़ा दिया गया, यानी हवा आई, हवा ने इसके अंदर प्रवेश किया और यहाँ की जो रेत थी उसको उड़ाकर वो बाहर की ओर लेकर चली गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़े-बड़े से गड्ढे बन गए। तो इस प्रकार के जो गड्ढे बन जाते हैं हवा के द्वारा, वो अपवाहन बेसिन या वात गर्त या ब्लो आउट के नाम से इसे जाना जाता है। इसी प्रकार का एक गड्ढा इजिप्ट या मिस्र जिसे कहा जाता है, वहां पर आपको एक कतारा नाम का गर्त देखने को मिलेगा। तो कतारा गर्त इसी प्रकार का है। कहा जाता है कि लगभग 128 मीटर तक गहरा है। मीन सी लेवल जो है वहां से लगभग 128 मीटर गहराई तक वो गड्ढा बन गया, यानी इतना बड़ा गड्ढा जो है हवाओं के द्वारा यहाँ पर बना दिया गया है। इस प्रकार से जो गड्ढे बनते हैं उन्हें हम ब्लो आउट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जो बनता है पवन के अपर्दन के द्वारा, तो इस का निर्माण या इसे कहते हैं इंसेलबर्ग। हम इंसेलबर्ग जो है वो किस प्रकार से बनता है, तो जैसे कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहाड़ियों के बीचों बीच या फिर रेगिस्तान के बीचों बीच आपको इस प्रकार के जो ऊपर से लगभग एकदम चिकने और चारों तरफ से कटे हुए इस प्रकार के द्वीप नजर आ रहे हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे कि सागर के अंदर कुछ द्वीप हो। तो इसी प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम द्वीपाभ गिरी या इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। अब द्वीपाभ गिरी किस प्रकार से बनते हैं, तो मरुस्थल में अपर्दन और अपक्षय दोनों से बनता है। जब अपक्षय होता है तो अपक्षय से जो कोमल चट्टानें होती है वो टूट जाती है
और जो पीछे बचे हुए अब टूटे हुए जो पदार्थ होता है, वो हवा उड़ाकर ले जाती है। जैसे कि कोई लैंड स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ पर अपक्षय हुआ, अपक्षय होने के कारण यहाँ पर ये टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। तेज गति से हवा आई और हवा ने ये टूटे हुए जो पदार्थ थे, यहाँ से हटा दिए, यहाँ से इन्हें डिप्लेस कर दिया, इसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दिया। तो इस प्रकार से छोटे-छोटे से द्वीप, अब द्वीप क्यों बन जाते हैं? आसपास की जो चट्टानें थी, कोमल-कोमल जो चट्टानें थी, वो तो कट चुकी है और जो थोड़ी हार्ड है, वो यहाँ पर द्वीप के समान यहाँ पर रख रख दी जाती है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हें द्वीपाभगिरी या इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका निर्माण जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत। रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कठोर चट्टानों के सामान्य सतह से ऊँचे होने के कारण इस प्रकार के द्वीप लगते हैं, मानो ये सागर स्थित कोई द्वीप हो। तो यहाँ पर अपक्षय तथा अपरदन दोनों के प्रभाव से इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं और मरुस्थल के बीचों-बीच इस प्रकार के टीले नज़र आते हैं, उन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। इसको मैंने आपको जिस प्रकार से हमने डेविस और पेंक को पढ़ा था, तो डेविस का जो मोनेटनॉक है, वह या पेंक का जो इंसेलबर्ग है, वह इसी प्रकार के स्थलाकृति के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार के जो टीले या जो टापू होते हैं, उन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। इसके जो पार्श्व होते हैं, वो तिरछे ढाल वाले होते हैं। ये ढाल होता है, वो इस प्रकार से तिरछा इस प्रकार से ढाल होता है और इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे इंस्टेलेबल कहा जाता है। बॉर्नहार्ट नाम का व्यक्ति जिसने इसका अध्ययन किया था, इसके नाम के आधार पर उसे बॉर्नहार्ट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसी प्रकार से अगर ऊपर से फ्लैट हो, अगर इसी से ऊपर की तरफ से जैसे कि यहाँ पर राउंड शेप में है थोड़ा-सा, अगर यहाँ से पूरा ऊपर से तरफ से इस प्रकार से फ्लैट हो, तो उसे मेसा कहा जाता है। मेसा, MESA, मेसा। बड़ा जो होता है टेबल के आकार का, तो उसे कहा जाता है मेसा और अगर काफ़ी छोटा-सा है, इससे छोटा है, तो उसे बूटी, BUTT, बूटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका छत्रक शिला। छत्रक शिला को हम मशरूम रॉक भी कहा करते हैं। मशरूम के आकार की होती है, इसलिए हमें मशरूम रॉक कहते हैं। हमने पढ़ा है कि जो पवन का जो इरोजनल वर्क होता है, वो ज़मीन से काफ़ी ऊँचाई तक नहीं होता है। कहा जाता है कि ज़मीन से लगभग 6 फीट की ऊँचाई तक या 3 से 4 फीट तक की ऊँचाई तक ही इसका इरोजनल वर्क होता है क्योंकि ज़्यादातर जो रेत होती है वो अब हवा तो ऊपर चल रही है, लेकिन रेत के कण जो भारी होते हैं, वो अपना वर्क इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, यानी इससे ज़्यादा ऊँचाई पर वो रेत के कण नहीं उड़ सकते। तो जितने नीचे-नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर इससे टकराएगा, यानी इससे पहले अगर ये कटी है, तो कटने से पहले ये जो चट्टान है, वो हो सकता है, वो इस प्रकार की हो, पूरी की पूरी यहाँ से जुड़ी हुई हो, लेकिन चट्टान ने इसको या जो रेत है, उस रेत ने इसको धीरे-धीरे काट दिया और काटने के बाद दोनों तरफ से अब हवाएँ चारों दिशा अगर एक ही दिशा से आती, तो हो सकता था कि ये चट्टान जो है, वो इस प्रकार से कटती। एक तरफ से बिल्कुल फ्लैट है और एक तरफ से कट गई। लेकिन जब चारों दिशाओं से आती है, तो बीच में से ऊपर का भाग तो वैसा का वैसा रह गया और बीच का या सारे नीचे का जो स्थान है, वो इस प्रकार से कट गया। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, जो मशरूम के आकार का या छत्रक जो होता है, या जिसे आपके कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो थुम्बी वगैरह अलग-अलग प्रकार के रीजनल नाम इसे दिए जा सकते हैं। तो उस प्रकार का जो आकार होता है, उसे हम मशरूम रॉक छत्रक कहा जाता है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है, उसको सहारा का जो मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल जो आपके अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में है, उस जगह पर इसे गारा, GARA गारा या गौर, GOUR गौर भी कहा जाता है। जर्मनी में इसे पिट्सफेल्सन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंतर्गत भी कह सकते हैं कि इसको गोबर कुकुरमुत्ता के नाम से कुकुरमुत्ता भी इसे कहा जाता है। तो अलग-अलग प्रकार के नाम दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से बनता है, तो अगर कोई डेजर्ट है और डेजर्ट के अंदर कोई कठोर जो चट्टान है,
उसमें ऊपर की तरफ कह सकते हैं कि लंबवत रूप में इस प्रकार से वर्टिकली अगर कोई कठोर चट्टान फैली हुई है, तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा कि उस पर पवन का जो अपघर्षण यानी एब्रेजन का जो वर्क होगा, उससे इस प्रकार का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जब तेज गति के साथ जो रेत है, वो निचले स्तर पर लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक इरोजन करती है, तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो नीचे से काट दिए जाने के कारण उसका आधार जो है वो तो कट जाता है, लेकिन ऊपर का जो भाग होता है वो अप्रभावित रहता है, यानी कट नहीं पाता है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे छतरी के रूप में बन जाता है, जिसे छत्रक-शिला के नाम से जाना जाता है। अगर पवन एक ही दिशा में चलती है, तो एक ही दिशा में कटता है, लेकिन अगर पवन कई दिशाओं से चलती है, यानी कभी साउथ से आ रही है, कभी नॉर्थ से आ रही है, कभी नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, कभी साउथ वेस्ट से आ रही है, तो इस प्रकार से हवाओं की दिशा जहाँ बदलती रहती है, तो वहाँ चारों तरफ से इस प्रकार से कट जाता है, तो उसे छतरीनुमा एक स्थल रूप बनता है, जिसे छत्रक शिला कहा जाता है। इसे छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में गारा कहा जाता है और जर्मनी में इसे पिट्सफेल्सन भी कहा जाता है। इसे पेडेस्टल रॉक या पेडेस्टल सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक छत्रक शिला बनता है। नेक्स्ट है भूस्तंभ या डेमोसेल्स जो होते हैं। अब डेमोसेल्स किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ऊपर का जो हिस्सा है वो तो रह गया यहाँ पर जिस पर इरोजन का कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं रहा है, अपरदन से अप्रभावित रहा है और नीचे का जो हिस्सा है वो बुरी तरह से कट गया। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है? तो ऐसे डेजर्ट जहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स जो होती है उसके ऊपर कोई हार्ड रॉक्स का आवरण, यानी सॉफ्ट रॉक है नीचे, नीचे की तरफ पूरा का पूरा ये सॉफ्ट रॉक है। मान लीजिए ये सॉफ्ट रॉक है और इस सॉफ्ट रॉक के ऊपर की तरफ एक हार्ड रॉक का छोटा-सा टुकड़ा यहाँ पर है। तो सॉफ्ट रॉक तो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कट जाएगी। नीचे वाली सॉफ्ट रॉक देखिएगा ये पूरी-पूरी कट गई है, लेकिन ऊपर का जो हार्ड रॉक का जो हिस्सा है, वो नहीं कट पाता। या फिर हम कह सकते हैं कि इस हार्ड रॉक के नीचे का जो प्रेशर रहता है, उस प्रेशर से ये थोड़ा-सा कंप्रेस हो जाता है और थोड़ा कठोर हो जाता है, इसलिए वो नहीं कट पाता। तो इस प्रकार की स्थिति में जब हवा चलती है तो एक मिट्टी का यानी अर्थ पिलर बन जाता है, मिट्टी का एक स्तंभ बन जाता है। इस प्रकार से मिट्टी के जो स्तंभ होते हैं, उन स्तंभ को डेमोसेल्स या हुड्स कहा जाता है, हुडोज कहा जाता है इन्हें। एक दूसरे नाम पर इन्हें कहा जाता है हुडोज। हुडोज नाम भी इसे दिया जाता है या डेमोसेल्स भी इसे कहा जाता है। अगर हम इन्हें काफ़ी दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि घरों के ऊपर किसी प्रकार की जो धुएँ निकलने की जो चिमनियाँ बनाई गई है, तो इस प्रकार की जो चिमनियाँ हैं, वो नज़र आती हैं। तो इसे हम इस प्रकार से कैस्टेलिएटेड चिमनीज़ के नाम से भी इसे जाना जा सकता है या फिर इसे सैल स्तंभ यानी रॉक पिलर के नाम से भी इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, उन्हें हम डेमोसेल्स, हुड्स के नाम से जानते हैं। बनना इस प्रकार से होता है, ये आपने देखा होगा। वापस स्लाइड्स को चलाते हैं। तो शुष्क प्रदेश जहाँ पर असंगठित और कोमल चट्टान के ऊपर कुछ प्रतिरोधी शेल, यानी वहां पर एक कठोर चट्टान उसके ऊपर ढकी हुई है और इस कठोर चट्टान के कारण नीचे की जो कोमल चट्टान है, वो तो कह सकते हैं इसके ठीक नीचे, यानी जो ये हार्ड रॉक है, इसके ठीक नीचे वाली जो कोमल चट्टान है, ये वाली, यहाँ इसका अपरदन नहीं हो पाता है, लेकिन ऊपर वाली नीचे वाला बाकी का जो भाग है, वो वहाँ से अपरदित हो जाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ऊपर की जो कठोर चट्टान है, वो निचली कोमल चट्टान को अ, कंज़र्व कर रही है या फिर उसे संरक्षित कर रही है, इस प्रकार से वो नहीं कट पाती। लेकिन जो बाकी की जो चट्टानें होती हैं, वो कट जाती हैं और इस प्रकार से उसका अपरदन हो जाता है। आस-पास की चट्टानें कट जाती हैं, लेकिन कठोर जो चट्टान है, उसके नीचे वाला जो भाग है, वो स्तंभ के रूप में, एक पिलर के रूप में खड़ा रह जाता है, तो इसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। इसे भूस्तंभ या डेमोसेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जूजेन। ठीक है? जूजेन भी एक मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति है। अब किस प्रकार से बनती है? तो मरुस्थलीय चट्टानों में अगर कठोर चट्टानें और कोमल चट्टानें एक दूसरे के समानांतर होती है। यानी समानांतर का अर्थ होगा या यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर तो ये तो है, ये कठोर चट्टान है, यहाँ पर कोमल चट्टान है,
वापस कठोर चट्टान है, फिर वापस कोमल चट्टान है, फिर वापस कठोर और फिर वापस कोमल। तो इस प्रकार से चट्टानों की शिलाकृतियां यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में, इसको थोड़ा सा मैं 3D शेप में भी ले लेता हूँ। तो एक हार्ड रॉक है और एक सॉफ्ट रॉक है। मान लीजिए ये है हार्ड, ये है सॉफ्ट, ये है हार्ड, ये सॉफ्ट, ये हार्ड और ये सॉफ्ट। अब जब एयर आएगी, इससे टकराएगी, तो हार्ड रॉक का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक होगी वो कट जाएगी। तो यहाँ पर एक बड़ा सा छेद हो जाएगा। इस प्रकार से इस चित्र के अंतर्गत देख रहे होंगे। तो यहाँ पर एक ट्रफ यानी एक पास बन गया हवाई, प्रिवेल डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, यानी यहाँ सर उसका इस प्रकार से कटाव हो गया और बीच में इस प्रकार की जो शिलाकृतियां बच जाती हैं उन्हें जूजेन कहते हैं। जूजेन किस प्रकार से बनता है, तो मैं एक बार और बोल देता हूँ कि अगर मरुस्थलीय चट्टानों में कठोर व कोमल चट्टानें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो अपक्षय तथा अपर्दन दोनों द्वारा, यानी इरोजन भी होगा और वहां पर वेदरिंग भी होगा, तो वहां पर एक ऐसे दवात के समान, दवात किस प्रकार से होता है, दवात आपके जमाने में शायद नहीं था, इंक पॉट जो होता है उसे दवात कहते हैं। इंक पॉट जैसी शिलाकृति यहाँ पर बन जाती है, इंक पॉट, और वापस मैं यहाँ पर बना देता हूँ इंक पॉट। ठीक है, ये इंक पॉट क्योंकि यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक थी और यहाँ पर हार्ड रॉक थी। तो हार्ड रॉक इस प्रकार से रह जाती है और दूर से ऐसे देखते हैं तो लगता है कि जैसे कि बहुत सारे इंक पॉट यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर दो चीजें एक वर्क करती हैं, जैसे कि हमने कहा इरोजन भी हो रहा है और यहाँ पर वेदरिंग भी हो रहा है। तो नाइट में जैसे कि यहाँ पर जो सॉफ्ट रॉक थी, सॉफ्ट रॉक का जो हिस्सा था, उस सॉफ्ट रॉक के हिस्से में मान लीजिए रात के अंदर जब ओस जो गिरी, ओस के कारण यहाँ पर क्रैक आ गया। मान लीजिए क्रैक था और क्रैक के अंदर ओस की बूंदे पानी बन गई, दिन के अंदर पानी बन गई, रात के अंदर वो वापस बर्फ बन जाती है। तो इस प्रकार से बर्फ जब बनेगी तो उसका जो आयतन है वो बढ़ेगा, वो साइड की जो अ, दीवारें हैं उस पर प्रेशर डालेगी और वो बीच का जो हिस्सा है वो यहाँ से टूट जाएगा या बड़ा होता रहेगा। हवा आएगी, हवा इस टूटे हुए पदार्थों को यहाँ से हटा देगी। तो इस प्रकार से लंबी लंबी सी नालियां बन जाती हैं। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनता है उन्हें जूजेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जूजेन्स देख सकते हैं। इसी प्रकार से जूजेन से ही मिलती जुलती एक आकृति है, इसे यारडांग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जूजेन किस प्रकार से बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं जैसे कि यारडांग। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर, पहले इस स्लाइड को चला देते हैं, स्लाइड्स का मटेरियल। तो मरुस्थलीय भागों में अगर कठोर व कोमल चट्टानें एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से समानांतर होती हैं, तो अपक्षय तथा वायु के अपवर्तन द्वारा एक विचित्र प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है, जो ढक्कनदार दवात के समान होते हैं। अर्थात उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा होता है और निचला भाग होता है वो अधिक चौड़ा होता है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम ड्यूचेन कहते हैं। इस प्रकार के जो स्थल रूप होते हैं वो ऊपरी भाग पर कठोर सेल का आवरण होता है, यानी यहाँ पर क्या होती है, हार्ड रॉक होती है, इसलिए आसानी से कट नहीं पाती है। ऊपर का भाग लगभग समतल होता है, तो इन्हें जूजेन कहा जाता है। ऐसे मरुस्थलीय भागों में बनते हैं जहाँ रात के समय टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, तो चट्टाने की जो जॉइंट्स है, जो सुराख है, जो छेद है, वहां पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। इनकी प्रक्रिया काफी अत्यंत बहुत सरल है। मरुस्थलीय भागों में कठोर व कोमल चट्टानों की जो परतें हैं वो क्षैतिज व समांतर दिशा में ऊपर क्रम में मिलती हैं, अर्थात तो कोमल परत के नीचे अ, आपके कठोर चट्टान है या कठोर के नीचे कोमल चट्टान है, तो ऊपरी जो कठोर चट्टान है उसकी जो संध्या यानी उसके जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में ओस यानी ड्यू ड्रॉप्स जो है वो बदल जाएगी। दिन में ये पानी के रूप में बदल जाएगी और रात में ये बर्फ में तब्दील हो जाएगी। तो ओस जो है रात के समय काफी टेम्परेचर कम होता है तो बर्फ में बदल जाती है, तो उससे वो फैलती है और फैलने के कारण जो रॉक है उसके जो जॉइंट्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर से वो चट्टान थोड़ी सी फैल जाएगी।
और फैलने के कारण वो टूटकर बिखर जाएगी। पवन आएगी, पवन उस टूटे हुए पदार्थों को यानी जो रॉक का जो टुकड़ा जो टूट चुका है, उसको डिफ्लेट करेगी यानी डिफ्लेशन यानी अपवाहन या उड़ाने की प्रक्रिया द्वारा उसको वहां से उड़ाकर लेके जाएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। तो इससे नीचे की ओर छिद्र का विस्तार होता है और ये क्रिया बार-बार चलते रहने से एक फ्यूजन नाम का स्थलाकृति का निर्माण होता है, वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये एक फ्यूजन का उदाहरण आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फ्यूजन काफ़ी बड़े होते हैं, तो ऊपर की तरफ से देखिएगा, इसको ढक्कनदार दीवार किस प्रकार से कहा जाता है, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर ये इसका ढक्कन है, ठीक है? ये इसकी नेक है और ये यहाँ पर ये और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक पॉट, ठीक है? तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम ज़ूजेन कहते हैं। नेक्स्ट बनता है यारडांग। यारडांग क्या है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है, यानी जिसका खड़ा किनारा हो, उसे हम यारडांग के नाम से जानते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत तेज हवाओं के कारण अनियमित यानी कंटिन्यू नहीं रहते हैं, तरह से हुए चट्टानी पहाड़ों के जो शिखर होते हैं, देखिएगा लंबे-लंबे इस प्रकार के शिखर हैं, बीच में से हवाएं जो हैं इस प्रकार से पास आउट होती रहती हैं। तो इस प्रकार से चट्टानों के तेज हवाओं के कारण उत्पन्न शरण, शरण का अर्थ होता है वहां पर इरोजन की एक प्रक्रिया है। तेज हवा के प्रवाह से रेत के जो कण होते हैं, वो चट्टान की सतह पर टकराते हैं और लंबे समय के कारण यहाँ पर इरोजन होता रहता है और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है तथा साथ ही तेज गति से हवा वहाँ पर बहती है और बहुत अधिक मात्रा में अवसाद अवसाद यानी सेडिमेंट्स लेके आती है। तो इस प्रकार से जो हवा है वो निचले भागों को समानांतर पट्टों में यानी रिज में कन्वर्ट कर लेती है। तो रिज में कन्वर्ट करने के कारण इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको व्हाइट बोर्ड पर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार के पहाड़ हैं, इस पहाड़ के ठीक नीचे एक और पहाड़ है, ठीक है? तो इस प्रकार से लंबे-लंबे जो जो पहाड़ पाए जाते हैं, उन पहाड़ों को यहाँ पर यारडांग कहा जाता है। हवा कहाँ से जा रही है, ये भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हवा जो है, इन पहाड़ों के बीच में से यहाँ से पास आउट हो रही है, यहाँ से पास आउट हो रही है, यहाँ से निकल रही है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हें यारडांग कहते हैं। किताब के अंदर देखेंगे तो किताब के अंतर्गत आप देखेंगे, आपको इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना कि यहाँ पर से हवा ने यहाँ से ऊपर वाले जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो खाली हो रखा है, इसको पूरा का पूरा काट दिया। तो इस प्रकार से लंबे-लंबे से इस प्रकार से आपको कटक देखने को मिलेंगे, बीच में यहाँ पर जगह जो है बिल्कुल खाली है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम यारडंग कहते हैं। इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूजेन और यारडांग देखिएगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। यारडांग यूजेन जो है इस प्रकार के ढक्कनदार आकृति के अंतर्गत इस प्रकार से बनता है और यारडांग जो है वो इस प्रकार की स्थलाकृति होती है और काफ़ी लंबे होते हैं। देखिएगा ये इस प्रकार से कटक के रूप में होते हैं यहाँ पर। तो बनने की आकृति बराबर है, लगभग कोई फ़र्क नहीं है। काफ़ी लंबे होते हैं, जूजेन जो होते हैं काफ़ी लंबे हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यारडांग जो होंगे वो एक कटक या रिज के रूप में काफ़ी लंबे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ड्राई कांटर। अब ड्राई कांटर क्या होता है? तो पहले तो इस चित्र को देखें, तो चित्र में आप देखिएगा कि इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी अगर इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है जो तीनों चारों तरफ से कट रही है, यानी उसके 4D, ठीक है? 3D होता है, उसी ही प्रकार से मैं 4D स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। मैंने कहा कि ये आपके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने। एक तो फलक यानी उसका डायमेंशंस है वो आपके सामने है, ठीक है? एक जो डायमेंशंस है वो पीछे की तरफ है और यहाँ पर इसके फलक कितने हो गए? इसके 3 फलक हो गए। एक तो देखिएगा पहला जो फलक है वो इस तरफ है, पीछे की तरफ जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये है हमारा दूसरा फलक, ये है हमारा तीसरा फलक और जो चौथा जो फलक है वो इसके नीचे की तरफ है, यानी नीचे की तरफ जहाँ पर ये रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसके कितने फलक हो गए?
इसके 4 फलक हो गए। अब 4 फलक किस प्रकार से बना, तो उसके लिए हवाओं को जिम्मेदार है। अब हवाओं ने क्या कहा, हवा ने पत्थर को इधर से काटा, इधर से भी काटा और इधर से भी काटा। तो इस प्रकार से इसका जो शेप है वो इस प्रकार से हो गया कि जिस प्रकार से इसको तराशा गया। तो इसी प्रकार से जब तरासे गए पत्थर के समान जब एक चट्टान बन जाती है, यहाँ पर देखिएगा एक फलक जो है अब इस तरफ है, एक फलक जो है ये इस तरफ नजर आ रहा है, एक फलक जो है इस प्रकार से नजर आ रहा है और नीचे की तरफ एक फलक है, फलक यानी डायमेंशंस। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ड्राई कांटर या इसे वेंटिफैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखिएगा, इसको इधर से भी काटा, 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 तो अलग-अलग दिशाओं से इसे काट दिया गया। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ड्राई कांटर के नाम से जाना जाता है। तो पथरीय मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है हमादा। इसका हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पूर्णतया रेत का बना हुआ मरुस्थल है उसे हम अर्ग कहते हैं। रेत के साथ अगर चट्टानी पदार्थ या फिर चट्टान के टुकड़े हैं तो उसे हम रेग कहते हैं या इसे सैरीर नाम भी दिया जाता है। और पूर्ण रूप से अगर पथरीला है तो वहां पर उसे हमादा के नाम से जाना जाता है। तो जो चट्टानों के टुकड़े हैं, शिलाखंड है, वहां पर अपरदन द्वारा खरोंचे पड़ जाती है। इस प्रकार से टुकड़ों पर कह सकते हैं कि पॉलिश हो जाती है, नक्काशी हो जाती है, जिसको उसको तराशा गया है। तो यदि पवन कई दिशाओं से होकर चलती है, कभी पवन इस दिशा से चल रही है, इसके पास से गुजर गई, कभी इसके इस दिशा से गुजर रही है, कभी इस दिशा से गुजर रही है। तो इस प्रकार से जो शिला है, यानी जो रॉक का जो पिलर है, वो चतुष्फलक चतुष्फलक यानी वो 4D, 3D यानी जिसके 3 फलक हो, ठीक है? 4D यानी उसके 4 फलक है। तो पहला फलक, दूसरा, तीसरा और नीचे की तरफ एक चौथा है ही है। तो इस प्रकार से एक फलक भूपृष्ठ पर रहता है यानी नीचे की तरफ है, 3 फलक चारों दिशाओं के अंतर्गत फैले रहते हैं। तो इस प्रकार से बाहर की ओर निकले 3 फलक के जो पार्श्व होते हैं यानी किनारे होते हैं, वो त्रिकोणाकार में कंकड़ के रूप में दिखाई देता है, यानी 3 कोने वाला इस प्रकार का पत्थर देखने को मिलता है हमें। तो इस प्रकार के 3 कोने वाले जो पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, उन्हें डाइकंटर के नाम से जाना जाता है। इन टुकड़ों पर पवन के थपेड़ों से यानी जो पवन टकराती है, तो उसके कारण काफ़ी पॉलिश हो जाती है और जो पीछे बचे हुए जो गोल-गोल से पत्थर जो बॉर्डर बच जाते हैं, उन्हें ड्राइकांटर या अपघर्षित फलक वाला जो बॉर्डर होता है, उसे वेंटिफैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जालक या जालीदार शिला। स्टोन लैटिस किस प्रकार से बनता है? चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें हवा, अब हवा क्या गई इसके अंदर खड्डों के अंदर गई, टकराई, टकराने के बाद जो जितना टूट सकता था उतना तोड़ा और तोड़ने के बाद उसमें से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से जब मरुस्थलीय भागों में सशक्त यानी काफी स्पीड से चलने वाली जो विंड है, उसके सामने कुछ ऐसी चट्टानें आ जाती है जिनकी संरचना भिन्न-भिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई। ये भिन्न-भिन्न चट्टानों वाली स्वभाव का अर्थ हो गया कि एक ही चट्टान है, उसके अंतर्गत बहुत सारे आपको सॉफ्ट एंड हार्ड, जैसे कि ये एक चट्टान है, ठीक है? और इस चट्टान के सामने यहाँ से हवा चल रही। तो यहाँ पर ये जो गोले बना रहा हूँ, ये सॉफ्ट रॉक के, ठीक है? बाकी की पूरी-पूरी जो चट्टान है, वो हार्ड रॉक की। ये सॉफ्ट रॉक के हिस्से हार्ड रॉक के बीच में इस प्रकार से पाए जाएगी। अब हवा क्या करेगी? हवा इससे टकराएगी, यानी इस गड्ढे से टकराएगी और सॉफ्ट जो हिस्सा होगा उसको तोड़ देगी। इससे टकराएगी और इस सॉफ्ट वाले हिस्से को तोड़ देगी और तोड़कर बाहर निकाल देगी। इस प्रकार से छोटे-छोटे से गड्ढे बन जाते हैं और इस प्रकार से जो गड्ढे बनते हैं, वो इस प्रकार से लगते हैं जैसे कि कोई जाली बनाई गई है। तो इस प्रकार की जो जाली नुमा जो आकृति बनती है, उसे हम जालक या स्टोन लैटिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस जाली का निर्माण होता है। इसे अहिष्मक शिला या जाली भी कहा जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। पुल एवं खिड़की, ब्रिज एंड विंडो किस प्रकार से बन रही है? तो चित्र, केवल चित्र आपको दिमाग में है तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको सामने नज़र आ चुका होगा। आपको खिड़की किस प्रकार से है देखिएगा, हवा इसमें से जाएगी और हवा, खिड़की हम किस लिए बनाते हैं कि हवा इस प्रकार से आर-पार हो। तो इस प्रकार से हवा जब आर-पार हो जाती है तो उसे हम खिड़की कहते हैं और खिड़की के ऊपर ये रहा पुल, बीच का हिस्सा बन जाता है पुल। तो
पवनमुखी यानी जो विंडवेड जो इलाका है, पवन पवन के ठीक सामने वाला है, उसमें छेद हो जाता है, तो पवन जो है आर-पार हो जाती है। तो यानी पहले क्या था, ये पूरा का पूरा जो छेद था, ये रुका हुआ था। लेकिन चूँकि ये सॉफ्ट रॉक होगा, किनारे की तरफ हार्ड रॉक होगी, तो जो सॉफ्ट रॉक वाला हिस्सा था, वो हवा के द्वारा काट दिया गया। हवा ने इसको टक्कर मार-मार के इसको यहाँ से खाली कर दिया और आर-पार हवा चलने लग गई। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर एक विंड विंडो या वातायन का निर्माण हो जाता है। चट्टान के दोनों तरफ छेद हो जाता है, तो इसे हम खिड़की कहते हैं और ऊपर का हिस्सा एक आर्क या मेहराब की तरफ वहाँ पर बच जाता है। तो उसे हम मेहराब, आर्क या इसे ब्रिज के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट कुछ ऐसे और भी हैं। बीच-बीच में कुछ आप इस एओलियन लैंडफॉर्म्स को इस प्रकार से देख सकते हैं। एओलियन लैंडफॉर्म्स कहते हैं इस प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के एओलियन लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। ज़ुजेन इस प्रकार से बनता है, यार्डिंग इस प्रकार से, ड्राई कांटर के साथ क्या होते हैं, तो आप देखेंगे इस प्रकार के 3D शेप में ड्राई कांटर्स देखने को मिलेंगे। ब्लो आउट या डिफ्लेशन बेसिन जो है इस प्रकार से हवा आई, यहाँ से रेत में से उड़ाकर यहाँ से बाहर लेके आई। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया? गड्ढा बन गया है। तो उसे हम ब्लोआउट्स कहते हैं। इसी प्रकार से इंसेलबर्ग इंसेलबर्ग काफ़ी बड़े-बड़े भी हो सकते हैं, कभी छोटे-छोटे भी हो सकते हैं। रेगिस्तान के बीच में इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपको पॉमेट्स देखने को मिलेंगे डेजर्ट्स के बीच में। तो जब पॉमेट्स या इसे रॉक पेडेस्टल भी कह सकते हैं, तो ये किस प्रकार से बनते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हवा है, उस हवा ने बीच-बीच में से जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, उसमें से जहाँ-जहाँ पर चट्टान कट सकती थी, वो काट दी है और बीच में इस प्रकार से पत्थर जो है, इस प्रकार से भेड़ जैसे बैठी हो, इस प्रकार से बैठी हुई आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से डेज़र्ट पॉमेट भी का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर थे, वो आपके इरोजन से बनते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा, वो रहेगा आपके विंड का डिपोजिशनल वर्क। तो डिपोजिशनल वर्क किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले हम परिवहन को देख लेते हैं कि सबसे पहले वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क रहता है, वह काफ़ी सुनिश्चित नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण है कि पवन के चलने की दिशा की अनिश्चितता है। कि जो रेत है, वो किस दिशा में ले जाई जाएगी, ये पहले से फिक्स नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो हवा चलती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, वो फिक्स रूप से एक ही दिशा में नहीं चलती है। कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है, कभी दाएँ से चलती है, कभी बाएँ से चलती है। तो जो निक्षेप पवन द्वारा जो परिवहन का कार्य होता है, वो ऊपर-नीचे, आगे-पीछे कहीं पर भी हो सकता है। यानी हवा जो है रेत के कणों को किस तरफ से ले जाएगी, तो ये कोई फिक्स नहीं रहता है। वो आगे भी ले जा सकती है, पीछे भी ले जा सकती है। नेक्स्ट इस परिवहन की कई विशेषताएँ रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पहली विशेषता कि पवन द्वारा यानी जो विंड होगा उस परिवहन की दिशा निश्चित नहीं होती है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन किसी भी दिशा में हो सकता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। दूसरी विशेषता, पवन का जो परिवहन यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है, अधिक दूरी तक विस्तृत होता है, काफ़ी दूरी तक भी ले जाया जा सकता है। पवन द्वारा कई हज़ार किलोमीटर दूरस्थ स्थानों तक भी इस रेत को ले जाया जा सकता है। जैसे कि जो सहारा की जो रेत है, जर्मनी में भी पहुँचाई जा सकती है। इसी प्रकार से फ्रांस की जो रेत है, वो फ्रांस का एक क्षेत्र है लोएस। लोएस की जो रेत है, वो चाइना के अंतर्गत देखने को मिलती है, तो वो काफ़ी अधिक दूरी तक भी विस्तृत होती है। दिशा का पता नहीं, किसी भी दिशा से हवा चल सकती है, लेकिन हवा जब चलेगी, तो वो रेत को काफ़ी अधिक दूरी तक ले जा सकती है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ आँधी आती है, तो हम देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों की रेत हमारे यहाँ पर पहुँच जाती है। तो कैसा ही काफ़ी लंबी दूरी तक ये रेत को पहुँचा सकती है। इसी प्रकार से पवन द्वारा परिवहन बहुदिशायी होती है, यानी मल्टी डायरेक्शंस होता है। कई दिशाओं में दाएँ-बाएँ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा में हो सकता है। अन्य अपरदन के कारकों के द्वारा परिवहन का कार्य सतह पर दूसरे चाहे पानी ले लो चाहे हम ग्लेशियर्स लेते हैं सतह पर हो सकता है या सतह के नीचे भी हो सकता है लेकिन जो हवा का जो कार्य है वो सतह के ऊपर के साथ-साथ वायुमंडल के निचले स्थल में भी हो सकता है यानी स्ट्रेटोस्फेयर
सौरमंडल में भी होता है तथा धरातल की सतह पर वो भी होता है। सतह के नीचे विंड का वर्क वर्क नहीं करता है। 5वीं क्या विशेषता है? केवल बारीक कणों का ही परिवहन एक बार में हो पाता है। दूसरे जो पदार्थ होते हैं, जो भारी होते हैं, उनका परिवहन धीरे-धीरे होता है। वो टूटते रहते हैं, घिसते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं। वो आपस में टकरा कर छोटे होते रहते हैं, उसको घिस-घिस कर भी छोटा किया जाता है, यानी एट्रिशन भी होता है और वहाँ पर आपको जो कोरोजन जो है, वो भी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अर्थात कुछ दूरी तक उड़ाए जाने के बाद ये वापस बैठ जाते हैं क्योंकि काफ़ी भारी होते हैं। पवन वापिस उसको थोड़ा और आगे ले जाती हैं, वापिस छोड़ देते हैं। इस प्रकार से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको सरकाते-सरकाते पवन धीरे-धीरे उसे आगे सरकाती रहती है। तो पवन के वेग में यानी पवन की जो स्पीड है, उसमें कमी और वृद्धि होती रहती है। तो अधिकांश जो पदार्थ होते हैं, वो लुढ़काकर यानी रोलिंग के का द्वारा धीरे-धीरे उन्हें आगे सरकाया जाता है। एक और विशेषता छठी कि पवन द्वारा जो परिवहन का जो कार्य है मुख्य रूप से निलंबन सस्पेंशन यानी हवा के साथ वो इस प्रकार से अंदर लटकते चलते हैं या फिर साल्टेशन साल्टेशन यानी लुढ़क कर ठीक है ट्रैक्शन ट्रैक्शन को भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से लुढ़क कर चलता है आगे से आगे लुढ़क कर का होता है ऊपर इस प्रकार से ऊपर नीचे इस प्रकार से कर्षण के द्वारा खींच कर की विधियों द्वारा होता है इसको हम पहले से क्लियर कर चुके हैं 0.2 mm के छोटे आकार के जो कण होते हैं वो हवा के साथ लटकते हुए चलते हैं काफी हल्के होते हैं तो वो हवा के साथ उड़ते रहते हैं और 2 mm से बड़े जो होते हैं वो फुदक कर यानी वो सॉल्टेशन की प्रक्रिया जो चलती है उससे चलते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, वो रगड़ते हुए इस प्रकार से आगे चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका परिवहन का कार्य होता है। परिवहन का इनके पवन का निक्षेपण कार्य क्या होगा, उनको हम अगली क्लास के अंतर्गत यानी कल पढ़ेंगे।